नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नए जनादेश के बाद नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई। 2 बार अपनी पार्टी की बदौलत प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी और पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के प्रधानमंत्री बनकर नया इतिहास रचने जा रहे हैं। मगर उनकी और विपक्षी इंडी गठबंधन की चुनौती अलग अलग है। मोदी के सामने पहली बार सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन की अगुवा कांग्रेस के सामने लंबे समय तक सहयोगियों को एकता के सूत्र में बांधे रखने की एक बड़ी चुनौती है। नतीजा आने के बाद आज गठित होने जा रही नई सरकार की बात करिए तो इसका आगाज अच्छा है। तमाम कयासों के बावजूद गठबंधन सरकार गठित होने से पहले आमतौर पर मंत्री पद की संख्या और दलों को दिए जाने वाले विभाग पर कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़ी सहयोगी तेदेपा, जेडीयू, शिवसेना और लोजपा ने नई सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास जताया। ऐसे में उनके सामने चुनौती भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने की है। दूसरी ओर विपक्षी इंडी गठबंधन की चुनौती निकट भविष्य में नई सरकार को झटका देने के लिए सहयोगियों के बीच एकता बनाए रखने की है। हालांकि नतीजे आने के बाद कांग्रेस को सहयोगियों की ओर से बहुत सकारात्मक संदेश नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी टीएमसी का रुख तल्ख है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर कांग्रेस पर हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। सरकार गठन को लेकर भले ही एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, मगर भविष्य में यही स्थिति जारी रहने की गारंटी तो नहीं है। सबसे बड़ी सहयोगी तेदेपा यानी टीडीपी ने बीजेपी की विचारधारा के इतर आंध्र प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम कोटा बहाल करने की घोषणा की। सवाल है कि जब बीजेपी अपने मूल एजेंडे में शामिल यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून की राह में आगे बढ़ेगी, तब इन दलों का क्या रुख होगा। जाहिर तौर पे आगाज अच्छा होने के बावजूद बीजेपी के सामने इन मुद्दों पर आगे बढ़कर अपने मूल वोट बैंक को साथे रखने और इसके लिए सहयोगी दलों को राजी करने की एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी राज्य में मुस्लिम वोट बैंक को साथे रखना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी को अपने मूल एजेंडे पर आगे बढ़ने और इसे अमली जामा पहनाने में एक बड़ी चुनौती सामने आएगी। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ शान प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। शान खान जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है शान जी। भूपेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इसे किस तरह से देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। देखिए, अभी 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है, अब बात एनडीए की है और उसमें वो दल शामिल है जो कुछ चीजों पर और कुछ मुद्दों पर, कुछ नीतियों पर विरोध कर सकते हैं। ऐसे में क्या वाकई लगता है कि चुनौती बड़ी है? देखिए, आज एनडीए 5वीं मर्तबा अपनी सरकार बनाने जा रही है और सही मायने में जिस सफलता के साथ में एनडीए आपस में जोड़कर के जिस तरीके से तमाम जो पीछे 4 दफा जो है हमने सरकार चलाई, उसमें सबने भरपूर सहयोग किया और आने वाले इस दौर में जो 5वीं दफा हम जो है सरकार बना रहे हैं अपने अलायंस के साथ में, बहुत अच्छी सरकार चलाने वाले हैं, ठीक उसी तर्ज पर जैसे हमने पहले भी चलाई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम जनता के बीच में उनके लिए काम कर सके, उनको बेनिफिट दे सके। सरकार का काम ही यही होता है कि बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं जनता को मिले। जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने संसदीय बैठक में कहा कि हम जो परियोजनाएं जो पहले चल रही थी उसमें और इजाफा करेंगे और नई परियोजनाओं को जो हमारे मैनिफेस्टो में है उसको मिलकर के देश में उतारेंगे, अपने साथी मुल्कों के साथ में अपने और बेहतर सौहार्द और बेहतर काम खड़ा करेंगे। दुनिया में हम 5वीं इस आर्थिक स्थिति पर है, उसको तीसरी स्थिति पे लाना
उसके लिए हम लोगों ने भरपूर काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना है, डेवलप करना है। और सबने उसमें आपने देखा कि हमारे जितने भी जो घटक साथी हैं, सबने एक मत होकर के मोदी जी को जितना बेहतरीन भाषण में अपना जो है ना दिखाया कि हम आपके साथ हैं और जो भी आप कदम उठा रहे हैं वो वाकई रचनात्मक है और हम उसमें हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक बहुत खूबसूरत जो है ना हमारे साथियों ने भी उस वक्त में ये अपना पक्ष रखा और आज हमें खुशी है कि हम 5वीं मर्तबा जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी देशवासियों को, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, आप लोगों की विचारधारा से इधर सर आंध्र प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम कोटा बहाल करने की घोषणा की गई। अब ऐसे में सवाल ये कि आप लोगों का जो मूल एजेंडा है उसमें शामिल यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून, क्या उसकी राह में रोड़ा नहीं अटकेगा? एक देश एक कानून, जिस तरह से आप लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे या मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे या अपने घोषणा पत्र को लागू करने की बात कर रहे थे, उस पर टीडीपी, जेडीयू समेत और तमाम जो दल है वो राजी नहीं होते, तो क्या ये इस तरह की चुनौतियां 5 साल में सरकार के सामने आती हुई दिखाई देगी? देखिए, हम अपने मैनिफेस्टो को जो हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं हम उसका निर्वहन करेंगे और आंध्र प्रदेश में हमने मिलकर चुनाव लड़ा है, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ा है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के अलग अलग मैनिफेस्टो थे उस प्रकार से नहीं था, हमारा एक ही मैनिफेस्टो था और उसमें जो भी हमने चीजें तय की देश के हित के लिए तय की है उसको सब मिलकर के पूरा करेंगे। किसी का अहित नहीं होगा, सबको लाभ मिलेगा और जिस तरीके से मतलब कोई चुनौतियां नहीं है? आपको ऐसा लगा कि कोई चुनौतियां नहीं? ठीक है शान खान जी, कोई चुनौतियां नहीं है? 5 साल तक बेहतर काम करेगी सरकार, गठबंधन के साथ हुआ है तो क्या हो गया? इससे पहले कभी गठबंधन की सरकारें नहीं हुआ करती थी क्या? नेहा जी, प्रथम तो मैं भाजपा वालों को इस सरकार गठन पर बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, किंतु ये सरकार मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार है। ये सरकार 3-4 दलों की बैसाखी पे चलेगी और इस सरकार का भविष्य क्या होगा कोई बता नहीं सकता है। और नीतीश और नायडू के नेतृत्व वाला एनडीए अब 4% मुसलमानों को आरक्षण देने जा रहा है। अब ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी। मौलवियों को 15,000 रुपया वेतन भत्ता दिया जाएगा। हज करने वाले मुसलमान को 1 लाख रुपया सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा मस्जिदों के रखरखाव के लिए प्रति माह 5,000 रुपया दिया जाएगा। और इसको एनडीए ने पुष्टिकरण नहीं कहा बल्कि कहा ये सामाजिक न्याय है। तो ये एनडीए में और मोदी में अंतर है। मैं समझता हूँ कि जो सरकार चलेगी इसका क्या भविष्य होगा मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह से गद्दी का मोह नहीं छूट रहा है। चलिए, तुष्टिकरण तो नहीं है। अब बताइए शांत जी, कह रहे कि ये इन सब चीजों पे अब मोदी सरकार, ठीक है मैं आ रही हूँ ये तुष्टिकरण तो नहीं है ना, ये सामाजिक न्याय है ना जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता के जरिए। देखिए, अगर ये बातें मैनिफेस्टो में है तो जरूर लागू की जाएंगी और सही मायने में शान जी को मैं बताऊं, ये तुष्टिकरण है या सामाजिक न्याय वो बताइए। नहीं, आप देखिए इसको इस तरीके से नहीं देखना है। कैसे देखना है बताइए? देश का हर एक नागरिक, सुने मेरी बात, देश का हर एक नागरिक जो है देश की तमाम जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका बराबर हकदार है और उसी नीति पर हम काम करने वाले हैं। जहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता है उसकी धर्म को देख करके या जाति को देख करके नहीं, उसकी जरूरत को देख करके हमने काम करना। अगर 10 या 15,000 रुपये दिया जाएगा तो पंडितों को क्यों नहीं दिया जाएगा? धर्म के आधार पर जो पब्लिक को गुमराह करने की जो कोशिश जो इन्होंने शुरू कर दी है, हम उस पर काम नहीं करने वाले। देश के हर एक नहीं तो फिर कैसे चलाइएगा? अगर एक पार्टी, शांत जी, अगर एक पार्टी की वो नीति है, रीति है या फिर उसके मैनिफेस्टो में है ये तमाम चीजें और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो उन चीजों को लागू नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलाइएगा 5 साल? पहले भी हम चला रहे थे ना। किसी भी हमारे घटक ने पहले कहीं किसी प्रकार का कोई जो है ना बीच में
हस्तक्षेप नहीं किया, सबने मिलकर के साथ चलाया, आगे भी उसी तरीके से चलाएंगे। ठीक है, देश के हर एक नागरिक को उसकी जरूरत के आधार पर सुविधा देना, ठीक है, ये हमारा ध्येय है और उसको हम लगातार चलाएंगे। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण का जो विषय है वो सारा जो है 50% आरक्षण, 49.50% आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें हमने EWS का 10% आरक्षण को आगे जोड़ा, जिससे कि जिसमें EWS में मुसलमान को भी लाभ मिलता है, OBC में मुसलमान को भी लाभ मिलता है। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप उसके खिलाफ पूरा चुनाव मोदी जी ने उसके खिलाफ भाषण दिया, उन्होंने कहा था मैं कभी भी OBC में मुसलमानों को नहीं घुसने दूंगा। यहाँ पर तो विशेष रूप से OBC में 4% मुसलमानों को मंडल कमीशन की जो सिफारिश है आपकी, शांजे मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई और हमने OBC का जो आरक्षण शुरू किया था, आपको मालूम है कि उसमें 175 बिरादरी मुस्लिम की शामिल है। तो उसका विरोध तो मोदी जी कर रहे थे ना। मैं कभी कोई विरोध नहीं किया, कभी कोई विरोध नहीं किया। अरे भैया उस वक्त तो हमारे समय में वो लागू हुई है। क्यों लोगों को आरक्षण दो? अरे पदम का बोर्ड का गठन हमने किया, कंप्यूटरकृत किया, भूपेंद्र जी, देखिए तो कह रहे कोई चुनौतियां नहीं है, 5 साल हम बेबाक तरीके से सरकार चलाएंगे। मैं आती हूँ शांत जी, मैं आ रही हूँ, बेहतर काम कौन कर सकता है? मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड। भूपेंद्र जी, ये तो कह रहे कोई चुनौतियां नहीं है, हम 5 साल बेबाकी से अभी काम करेंगे, जैसे कि अभी तक मोदी सरकार करती हुई आई है, NDA की सरकार करती हुई आई है। आने वाले वक्त में और हम उन चीजों को लागू करेंगे जो कि हमारे मैनिफेस्टो में है। लेकिन क्या इतना आसान है क्या सर? उतना आसान है क्या जितना 2014-2019 में हमने देखा? अब 2024 का जिक्र जब किया जाता है तो क्या उतना आसान होगा उन चीजों को लागू करना, उन नीतियों को, उन रीतियों को लागू करना, उन वायदों को लागू करना जो कि मोदी ने चुनाव से पहले किए थे? क्योंकि अब तो गठबंधन की सरकार है, हालात, समीकरण सब बदले हुए हैं। देखिए, उतना सरल तो नहीं है, लेकिन समन्वय बनाने की आवश्यकता है और समन्वय बना के वो क्रियान्वय कर सकते हैं। अगर हम पुरानी पृष्ठभूमि में जाएं तो 2024 से जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उसमें समय ये कयास लगा रहे जा रहे थे पहले, उसके पहले कि अगर NDA को गठबंधन या बीजेपी को कम सीटें उसमें बहुमत में नहीं आएगी तो बीजेपी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। ये कयास लगाए गए थे मीडिया में और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में। लेकिन देखिए, आज 240 उनकी सीट आने के बाद भी उनके नेता चुने गए और सर्वसम्मति से मोदी जी को NDA के गठबंधन ने भी अपना नेता चुना। और समय समय परिस्थितियां बदल रही है। वो आए थे 7 तारीख तक, नीतीश कुमार जी की भाषा और उसमें कितना परिवर्तन आया। वो तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे बीजेपी के ही सदस्य हो, कहीं घटक जो बाहर से समर्थन नहीं देते। तो जैसे जैसे सने सने सरकार चलेगी, लेकिन हाँ, अपने राज्य स्तर CP हो चाहे JDU हो, वो अपने राज्य करेंगी, कमजोर इसमें भागीदारी के कहीं से समझौता नहीं करेंगी जिससे बीजेपी से उन हो। किन किन मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकता है? देखिए, मतभेद के कारण देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसमें तो JDU तैयार थी। अब TDP का जो भी उसमें हो। दूसरी बात, UCC वाला जो प्रकरण है उसमें महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जीवन होने वाला है जिसमें महिलाओं की संख्या की भागीदारी होने वाली है। नए परिसर में लगभग दुगनी सीट हो जाएंगी, दुगनी से थोड़ा बहुत कम हो जाएंगी महिलाओं को। उसमें समन्वय बनाने उसमें बहुत आवश्यकता है। और कुछ पहलू विदेश नीति के भी रहेंगे और वित्त मंत्रालय की भी कुछ भी चीजें रहेंगी। तो ये निश्चित रूप से है कि ये सारे विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को देगी और उस तरह से वो, क्योंकि उनका मेन चीज है कि रोजगार क्रिएट करना है। तो रोजगार कैसे क्रिएट करेंगे? रोजगार करेंगे आधारभूत ढांचा को मजबूत करके भारत में। और जो उनकी पिछली सरकार का जो अनुभव देखा, उन्होंने आधारभूत ढांचाओं से में निवेश किया और निवेश करने से उससे रोजगार सृजित हुए। और उनका कहना है कि उसी से रिफॉर्म होते व्यक्ति की आय बढ़ेगी और व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। और इसके परिणाम वो आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि उनका पहले भी कहना था कि हम इकोनॉमी को तीसरे स्टेज पे लाना चाहते हैं। प्रति व्यक्ति, किसान, युवाओं, सारी चीजों की उनकी बात है। तो इससे में समन्वय बनाने में थोड़ी प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि निर्णय अब
एक तरफा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, एक तरफा निर्णय नहीं हो पाएगा। जाहिर तौर पे अब सहमति से निर्णय होगा, सहमति से फैसले होंगे। लेकिन शांत प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए, वो हिंदू मुस्लिम, वो तुष्टीकरण, संपत्ति बंटवारा, मंगलसूत्र, वो तमाम मसले हमने देखे और सुने चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अब जब 5 साल के लिए एनडीए की सरकार को एक बार फिर से बना दिया जनता ने, तो क्या वो मुद्दे जो होते हैं, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए? क्या नहीं लगता आपको कि उन विषयों को ज्यादा गंभीरता के साथ अब सोचने की जरूरत है या उन पर काम करने की जरूरत है, बजाय हिंदू मुस्लिम या तुष्टीकरण एक्सेट्रा? देखिए, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बातें कांग्रेस की थी, कांग्रेस के विचार थे और हमने उसका विरोध किया। हम जो डेवलपमेंट, बेरोजगारी और महंगाई, इसके खिलाफ लगातार अनवरत लड़ रहे हैं। मैंने कई बार बताया है, आज फिर मैं बता रहा हूं कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस वक्त में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 11 करोड़ लोग रजिस्टर 11 करोड़ रजिस्टर्ड थे और 2024 में जब हम चुनाव में उतरे, उस वक्त में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है उसकी रजिस्ट्रेशन की संख्या 27 करोड़ थी। यानी 16 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिए, उसके ईपीएफ का रिकॉर्ड बताता है। तो जिस तरीके से ये बात बोलते हैं ना 2 करोड़ रोजगार, तो आप ये लगाओ कि 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार 10 साल में, ये तो हमने वो दिए जिसका ईपीएफ रिकॉर्ड है। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप शुरू हुए, तमाम जो है ना इंडस्ट्रीज जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें तमाम तरीके से लोगों ने श्रमिक के रूप में, ठेकेदार के रूप में, कंट्रैक्टर के रूप में, सप्लायर के रूप में काम किया। इतना बड़ा पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कोई हवाई फायर नहीं था, वो सब लोगों ने मिलकर के बनाया है उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबको रोजगार मिला है। और आप इस बात को कहें कि रोजगार, अच्छा ये पक्की बात है कि जैसे देश समय बढ़ता जाएगा रोजगार की व्यवस्था उसी हिसाब से बढ़ाई भी जाएगी। और बढ़ाने के लिए जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं बनेगा। और दूसरा एक बात और सुन ले मेरी, अभी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात, आपने महंगाई दर की बात करी। आप सिंगल डिजिट में महंगाई दर देख रहे हैं। यूपीए के समय में तो हमेशा डबल डिजिट में जो है ना महंगाई की दर रही है, तो हम सिंगल डिजिट में महंगाई की दर देख रहे हैं। तो हम महंगाई पर भी अंकुश लगाए हुए हैं और हम जो है रोजगार के लिए तमाम तरीके के प्रयास करें जिसका लाभ युवा वर्ग को मिल रहा है। सरकार ने इस 10 साल में विकास के आयामों को छू लिया, बहुत अच्छा विकास कर लिया, बहुत बेहतर कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो नारा आपने दिया था, फिर तो 400 पार हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? या तो 300 पार नहीं हुआ? इस प्रकार के जो गारंटी कार्ड, झूठे गारंटी कार्ड लेकर के जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया ना पब्लिक के बीच में कि 8,500 रुपए महीना तुम्हारे अकाउंट में खटाखट आएगा, इस प्रकार के दुष्प्रचार के कारण से जो है थोड़ा सा, नहीं तो हम हर एक स्टेट में जो है बहुत बढ़िया करा है। उड़ीसा में आप देख लो, हमने 21 में से 19 सीटें जीती है। हम गुजरात, मध्य प्रदेश और तमाम उत्तराखंड, राजस्थान, सब जगह पर हम कितना बेहतरीन कर पाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है ना जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, जनता ने हमें मैंडेट दिया है। अयोध्या राम के सहारे जब आप पूरे देश में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे थे, प्रकार के दुष्प्रचार का परिणाम है और हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं। अयोध्या की जनता जो है वो हर हालत में हमें अगली मर्तबा जो है बहुत अच्छे मत से जिताने वाली है। काशी की जनता और बढ़िया मतों से जिताएगी। सीतापुर की जनता भी हमें बहुत अच्छे मतों से जिताएगी। 1,52,000 रह गया वाराणसी का भी, तो वो कोई बात नहीं। हम अपना काम जारी रखेंगे और जनता अगर कहीं कोई गुमराह हो गई है, उन्होंने नहीं दिया हमें वोट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के साथ में पूरी तरीके से उसी शिद्दत के साथ काम करते रहेंगे। जनता का सम्मान है, जनता के जो उन्होंने मैंडेट दिया उसका सम्मान करते हैं और जनता की समझ में आएगा कि वाकई जो है जमीन पर 100% काम करने के लिए हम किसी का वोट किसके पास गया उसको नहीं देखते, जाति नहीं देखते और किसी प्रकार का धर्म नहीं देखते। हमारा काम अनवरत चलता रहे। ठीक है, कम शब्दों में शान जी आप ये समझा दीजिए कि देखिए 5 साल, ये तो कह रहे हैं हमारे साथ
कोई चुनौती नहीं, अब कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। हमारी बहुत मजबूर नहीं, मजबूत सरकार है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, विपक्ष होने के नाते क्या उम्मीदें हैं इस 5 साल में? चुनौतियां तो नहीं है, उम्मीदें बता दीजिए। देखिए नेहा जी, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जनता गुमराह हो गई। सोचिए कि इनकी मानसिकता कितनी गंदी है कि यदि जनता इनको वोट दे, जनता इनको 300 सीटें चुनकर दे, तब जनता सही है। और जनता ने यदि इनको सबक सिखा दिया, इनके भ्रष्टाचार कागज के कारण से जनता गुमराह। आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे, या तो आप ही बोलते रहिए। ऐसी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनको प्रवक्ता हो बदतमीजी आपको पूरा मुझे सुनने का राहुल गांधी जी ने ये बताया नेहा जी, इनको जा रहे हैं, जनता को गुमराह किया है। अब देखिए, आपने बोला ना, पूरा वक्त दिया था जनता को बहक गई। आप ये मत समझो ये जीत आपकी, आपने झूठ बोल करके जनता को बचाया है। महिलाएं परेशान है, महिलाएं कह रही हमने तो जिता दिया, हमारा पैसा क्यों मिलेगा? ठीक है ना, देखिए पैसा मांग रही है भैया अपना, वक्त लिमिटेड है। खटाखट प्लीज ऐसे नहीं, जनता को पैसा चाहिए। शांत प्रकाश आप मुझे सुनोगे, गारंटी कार्ड लेकर के दे दिया। तो मैं बोलूँ वरना मैं नहीं बोलूँ। गारंटी कार्ड लेकर के, गारंटी कार्ड लेकर अब तो चुनाव हो ही चुके हैं, अब तो चुनाव हो ही चुके हैं, अब तो चुनौतियों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये बताए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये बात बताए। प्लीज इस तरह देश की जनता देखिए, वक्त की कमी है। ये बिलबिला गए हैं, इनको रोकिए, ये सुनना नहीं चाहते, बौखला चुके हैं। शांत जी अपनी बात रखिए, 10 सेकंड आपकी झूठी बातें सुने, देश को गुमराह करने वाली बातें सुने। आप ही तो सत्य बोलते हो पूरे देश में। आप गुमराह आप ही सत्य बोलते हो पूरे देश में, और तो झूठ बोलते हैं। कागज पे लिख करके गुमराह कर रहे हैं। ऐसे नहीं करिए ना, ये देखिए पैसा दे नहीं रहे, इनकी सुन लेते प्रदेश में आप पैसा नहीं दे रहे, आप तेलंगाना कर्नाटक में पैसा नहीं दे रहे, जहाँ सरकार है वहाँ पर आप पैसा दे नहीं रहे। अरे शांत हो जाओ, इतना बौखला है, पैसा कहीं दे नहीं रहे हो, पैसा वहाँ पी लो, परेशान कर रखा, और यहाँ पे गारंटी कार्ड लेकर सब अपनी अपनी बातों बोलेंगे तो इस तरह से नहीं होती है ना डिबेट। शांत जी, अब मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से अपनी बात रखिए। चलता है नेहा जी, ये बोल रहे थे, मैं पूरा शांति धोखेबाजी है, सिर्फ धोखेबाजी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, धोखेबाजी से जीत गए हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना। इनकी बौखलाहट देख लीजिए, कैसे बिलबिला रहे हैं। आपको सुना है, कोई बौखलाहट नहीं है, झूठ आप बोले हैं, धोखा आपने दिया है जनता को। देख लीजिए कैसे बौखला रहे हैं। बोलूं मैं नेहा जी या नहीं बोलूं? आप जैसे क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे? सुनते हैं। देख लीजिए, देखिए नेहा जी, पहले तो ये है कि भाजपाइयों की मानसिकता कितनी गंदी है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देख लिया, दुनिया ने देख लिया, बोल रहे हैं कि जनता गुमराह हो रही है आपकी मानसिकता को। अब देख लीजिए नेहा जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। आप लोगों को लूटा देश को, जनता ने हमें मैंडेट दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।